हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, वर्किंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि पोटेंशियोमीटर क्या कर सकता है, तीन चीज़ें कर सकता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, ये दो ईएमएफ के सेल्स को दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारा पोटेंशियोमीटर कर सकता है। ओके, तो आइए वन बाय वन इसको देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करता है। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है समझते हुए। तो सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर बना लें। पोटेंशियोमीटर में क्या था बेटा, एक 5 से 10 मीटर लंबा वायर था। फिर इसके एक एंड को हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच लगाया, और एक रियोस्टेट से इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया था, है ना। इसका ईएमएफ मान लो ई है। ओके बच्चे, और देन इधर क्या था, ये एंड बी था। इधर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया बेटा, और गैल्वेनोमीटर से क्या किया, एक जॉकी लगाया। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे जहां पर जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में मान लो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसे यहाँ के बीच में जोड़ देते हैं। क्लियर है? ओके, तो बच्चे अब आपको करना है, मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो कैसे करेंगे, हम इसे इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, है ना। इस वायर के ऊपर, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर हम इसे स्लाइड करेंगे। और कब तक करेंगे बेटा, जब तक कि हमारा नल पॉइंट ना मिल जाए। नल पॉइंट मतलब बेटा गैल्वेनोमीटर जब जीरो शो करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा ना, आपको वहां पर रुक जाना है। लाइक यहाँ पर हमारा नल पॉइंट आ गया। ठीक है, ये नल पॉइंट है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो स्केल रहते हैं ना, उस स्केल पर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेनी है। सपोज ये आया एल। ओके, सपोज ये आया एल। तो बेटे जैसे ही एल आया तो आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है बेटा, नल पॉइंट कब आता है, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट तो देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ का तो पोटेंशियल सेम है ही। अगर यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, तभी गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक, जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट इधर से इधर फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों बराबर है। इसीलिए ये गैल्वेनोमीटर आपको क्या शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है। ठीक है, ओके। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के अक्रॉस आएगा पोटेंशियोमीटर वायर के, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है, इक्वल्स टू के इंटू एल होता है, जिसमें के क्या है बेटा, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होता है, लेंथ आप इससे निकाल लोगे और उस चीज को रखोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको बस वो नल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ओके, ये दूसरा काम है हमारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, है ना। जिन दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, उन दो सेल को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं। मान लो इस सेल का ईएमएफ क्या है बेटा, E1, और इस सेल का ईएमएफ क्या है, E2 है। ये स्विच जो है वो K1 है, और ये स्विच क्या है बेटा, K2 है। ठीक है, पहले हम क्या कर ले, मान लो पहले हम क्या कर ले, K2 को ओपन रखें, है ना। K2 को मान लो ओपन रखें, K2 ओपन, K1 क्लोज्ड,
K1 क्लोज्ड रहेगा। तो ये ओपन रहेगा, तो अभी ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं है बेटा, ये वाला क्लोज है, तो यानी ये वाला सेल इससे कनेक्टेड है, ये वाला सेल कनेक्टेड है। और हमने क्या किया बेटा, इसको सरकाया और नल पॉइंट ढूंढ लिया। मान लो लेंथ क्या आया, L1 आया, तो आपको समझ में आ गया बेटा कि अभी ये जो है इसका रीडिंग दे रहा है E1 का, तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, KL1, है ना। तो प्रिंसिपल ही यही है, क्लियर है। E1 इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू एल, E इक्वल्स टू K इंटू एल होता है। अब की बार हमने क्या किया बेटा, K1 को ओपन कर दिया एंड K2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। तो इस बार क्या हुआ बेटा, ये वाला ब्रांच ओपन हो गया और ये वाला ब्रांच कनेक्ट हो गया, ये वाला ब्रांच कनेक्ट हो गया। अगेन आप क्या करोगे बेटा, इसको जॉकी को सरकाओगे और जॉकी को सरका करके आप उस नल पॉइंट को लाने की कोशिश करोगे। जैसे ही आपको मिला, इस बार मान लो कहाँ मिला, तो L2 लेंथ पर मिला, ठीक है, L2 लेंथ पर मिला। तो आपको समझ में आ गया कि अभी आपका E2 जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या पढ़ रहा है, वो क्या रीड कर के दे रहा है, आपको E2 दे रहा है। तो E2 किसके बराबर हो गया बेटा, KL2 के। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। जैसे ही आपने ये दोनों चीज कर लिया, आपको कंपैरिजन करना है बेटा, दोनों को डिवाइड कर लो। तो E1 बाई E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KL1 बाई KL2, K कैंसिल हो गया, E1 बाई E2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे, L1 बाई L2, ठीक है। तो ये हमें कंपैरिजन दे रहा है E1 और E2 का इन टर्म्स ऑफ देयर, है ना, नल लेंथ, ठीक है। क्लियर है मेरे को, हाँ ओके बच्चे। तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हो गए। एक अगर मैं एग्जांपल लूं इसके ऊपर, एग्जाम्पल in potentiometer when one cell gives null point at 100 centimeter and other cell gives null point at gives null point at 150 centimeter. Then compare their EMFs. Compare EMF of two cells. ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, है ना, L1 दिया हुआ है क्या, 100 सेंटीमीटर, एंड L2 क्या दिया है बेटे, 150 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, E1 बाई E2 बराबर क्या होता है, L1 बाई L2। L1 आपके पास 100 सेंटीमीटर है और ये 150 सेंटीमीटर है, 50 3 50 2, ठीक है। तो E1 बाई E2 का रेशियो हो गया क्या बेटा, 2/3। दिस इज द कंपैरिजन, है ना। क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर। हाँ आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या था बेटा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। थर्ड, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो इसमें क्या अरेंजमेंट करते हैं, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है ही इसके बीच में एक एक सेल जोड़ दिया हमने। देखो इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और साथ में हम क्या करते हैं, इसमें एक रेजिस्टर जोड़ देते हैं कैपिटल R विथ वन स्विच। ठीक है, इस तरीके का एक स्विच जोड़ देते हैं, और ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ओके बच्चे। अब देखो
पहले हम क्या करते हैं, इस स्विच को ओपन रखते हैं। स्विच मान लो इसको एस बोला, पहले स्विच को ओपन रखते हैं। व्हेन स्विच इज ओपन, ये वाला स्विच की बात कर रहा हूं। व्हेन स्विच एस इज ओपन, तो बेटा जब स्विच ओपन होगा, मैं आपको और स्विच ओपन रख करके आप क्या करें, इसको सरकाएं, नल पॉइंट पाएं। ठीक है, नल पॉइंट मिल गया। तो आपको पता है कि जब नल पॉइंट होता है ना, तो इधर से कोई करंट इधर नहीं जाता, पता है आपको। प्लस हमने पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर वायर में इसका करंट नहीं जाता, इसमें जो भी करंट आता है वो इसकी अलग सप्लाई, इससे कोई करंट इसमें नहीं जाता। मतलब बैटरी से कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ये सर्किट क्या है, ओपन है। इस लूप में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये ओपन है, और इसका तो इसमें जाता ही नहीं है। तो इस बैटरी से अभी हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है बेटा, जब हम बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं, तब उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो अभी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ये मेजर कर रहा है, वो कौन सा मेजर कर रहा है, ईएमएफ मेजर कर रहा है। तो मान लो अभी आपको पहले केस में जो नल पॉइंट आया वो L1 पे आया, तो आपको ये क्या दिया, K इंटू L1 जो करोगे ये क्या मिला आपको, ईएमएफ मिला। ठीक है, तो जब आप इस स्विच को ओपन करके नल पॉइंट पाते हैं तो वो आपको क्या देता है, ईएमएफ देता है। अब आप उस स्विच को क्या कर ले, क्लोज कर ले। ये स्विच आपने क्लोज कर लिया। व्हेन स्विच S is closed, ठीक है बेटे, व्हेन स्विच S is closed, जब आप स्विच को क्लोज कर देते हैं बच्चे, तो फिर क्या होता है, इसमें इस ब्रांच में एक करंट फ्लो होने लगता है। अब की जो इसके टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो ही क्या कहलाता है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इस बार फिर से आप इसे सरकाएंगे और नल पॉइंट लाएंगे। मान लो इस बार नल पॉइंट आपको कहाँ मिला बेटा, L2 पर मिला। तो इस बार आपको वो क्या रीडिंग दे रहा है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब इसमें करंट, इस बैटरी से करंट देखो बह रहा है। जब हम बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, तब उसके टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होता है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अभी ये आपको टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है, यानी V दे रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपको E/V का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा बेटे, KL1/KL2, दैट इज L1/L2। ये E और V का रेशियो हो गया। अब बेटे आपको ये चीज पता है कि जो बैटरी का टर्मिनल होता है, ये पूरा मिलकर के क्या है, सेल है बेटा, और ये उसके टर्मिनल है। टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ गया, V। अगर इस ब्रांच के अक्रॉस V है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस V क्या होगा बेटा, V होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है। ओके बेटे, तो बेटे इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ पर वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट कितना हुआ, V/R। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, V/R, यानी बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना है, V/R। अच्छा बेटे, आपको याद है, क्या पता है कि टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो V = E-I/R हुआ करता था। याद है आप सभी को। तो बेटे I × R बराबर क्या हो जाएगा, E-V। R बराबर क्या हो जाएगा, E-V/I, है ना। और I देखो क्या आया, V/R। तो E-V/V/R, तो R ऊपर चला जाएगा बेटे, E/V-1 × R, ऐसा हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो गया, E/V देखो कितना आया है, L1/L2। ठीक है, तो L1/L2 -1 × R, ये फॉर्मूले में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाता है। आ रहा है बात समझ में आपको। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए बेटा, L1 चाहिए, L2 चाहिए, और ये वाला रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है बेटा। ठीक है, कब आपको, अगर आपको बोला है स्विच ओपन करके, तो समझ जाना है कि वो वाला लेंथ कौन सा है, L1 है। अगर आपको बोलता है स्विच क्लोज करके, तो समझ जाना है वो वाला लेंथ क्या है, L2। वैसे आपको क्लियरली समझ में आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि L1 जो है ना वो हमेशा बड़ा होगा। दो लेंथ अगर दिया है तो बड़ा वाला लेंथ क्या है बेटा, आपका L1 है, और छोटा वाला लेंथ क्या है, L2 है। ऑटोमेटिकली हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसमें रख देना है, और ये वाला रेजिस्टेंस जो भी होगा वो वहां पुट करना है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो काफी आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल, in an
in a potentiometer experiment, okay, in a potentiometer experiment, across the cell and an external resistance of 10 ohm, ठीक है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अक्रॉस द सेल, ठीक है, सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टर जोड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, 10 ohm is connected when cell is on, मतलब ये वाला कनेक्टेड है, when cell is on, null point is obtained at 100 centimeter, and when cell is off, null point is obtained at 125 centimeter, ठीक है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटे? तो एक तो मैंने आपको सीधा तरीका समझाया बेटा, जो बड़ा है उसको L1 ले लेने का और जो छोटा है उसको L2 ले लेने का, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ये R दिया हुआ है कितना, 10 ओम। तो बेटे आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। तो L1 क्या हो गया 125, L2 क्या हो गया बेटे 100 माइनस 1 इंटू R क्या है आपके पास 10 ओम। तो ये हो गया 25 5 25 4, 5/4 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 1/4। सो 1/4 इंटू 10 दैट इज 2.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का इस कंडीशन में, इस केस में वो कितना है 2.5 ओम है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहाँ पर से जो एक वाइवा क्वेश्चन बनता है प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में कौन बेटर है। तो मैंने पहले भी बोला है आपको कि वोल्ट मीटर से पोटेंशियोमीटर बेटर होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर में एरर होते हैं। क्यों एरर होते हैं वो हमने आपको समझाया था, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में एरर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता था, सोर्स से करंट ड्रॉ करता था, जबकि पोटेंशियोमीटर सोर्स से करंट ड्रॉ नहीं करता, उसका खुद का करंट का सप्लाई होता है, उसका खुद का पावर सप्लाई होता है। तो इसकी जो रीडिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी इसकी हाई होती है, एरर इसका कम होता है। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। प्लस बेटा प्लस अब जैसा कि मैंने बोला कि आप अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप किसी चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, तो आपको पता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर K इंटू एल, है ना बेटे। V बराबर क्या होता है, K इंटू एल होता है। अच्छे से समझ रहे हो। अगर हम क्या करें, इसमें से K को चेंज करें, अगर मैं K को चेंज करूं तो क्या होगा, देखो मेरी जो हाइट है, ठीक है, लाइक मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, 160 सेंटीमीटर है। इसे अगर मैं मीटर में कहूँ तो बोलूँगा 1.6 मीटर, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बोलूँगा तो मैं कहूँगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो मेरी जो हाइट है एक तरीके से मैं 1.6 मीटर बोल रहा हूँ और एक तरीके से 160 सेंटीमीटर कह रहा हूँ। क्या ये दोनों चीज़ अलग है या सेम है? क्वांटिटी तो वही है बेटा, मेरी ही हाइट है ना, मेरी ही हाइट है, तो क्वांटिटी सेम है।
ठीक है, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहा हूँ, तो वो चीजें क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। उसी तरीके से अगर किसी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूं, तो वो मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं, वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आना चाहिए, क्योंकि मुझे उस चीज को मेजर करना है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी तो स्थिर है, हम मेजर करने की जो यूनिट है वो चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, दिस इज कांस्टेंट, है ना, जो मेजर करना है हमें वो कांस्टेंट है। अब इन दोनों में, है ना, इन दोनों में अगर मैं एक चीज को चेंज करूं तो दूसरे को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट रहे। तो इस हिसाब से बेटा अगर मैं एक को छोटा करूंगा तो एक को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, या फिर दूसरे को बड़ा करूंगा तो एक को छोटा होना पड़ेगा। यानी k इंटू एल को क्या, k इंटू एल के प्रोडक्ट को क्या रहना है बेटा, कांस्टेंट रहना है ना बच्चे। k इंटू एल का जो प्रोडक्ट है उसे कांस्टेंट रहना है। वेल, अच्छे से समझ रहे हो, ठीक। तो बच्चे अब k क्या चीज है, तो k आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। k क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला आपने देखा था, यहाँ का ईएमएफ अगर E था तो E अपॉन, है ना, इसका RH हमने लिया था तो RH प्लस इसका हमने R लिया था तो R, है ना, इंटू R अपॉन L, ये था आई थिंक, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा। ठीक है बेटे, तो इसमें से अगर हमने कोई भी चीज चेंज किया, इसमें से कोई भी चीज चेंज किया तो k चेंज हो जाएगा, और k चेंज हो जाएगा तो बेटा l चेंज हो जाएगा, है ना, k चेंज हो जाएगा तो l चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि k इंटू एल कॉन्स्टेंट है, तो k और l के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, है ना, k और l में इनवर्स रिलेशन होगा। अब l क्या है चीज है, l क्या है बेटा, यहाँ से नल पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से नल पोजिशन का डिस्टेंस है। तो बेटे आप सोचो हम k किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, k को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सोचो अगर मैं ये वाला सेल का ईएमएफ चेंज कर दूं, E चेंज होगा तो k चेंज हो जाएगा, यस चेंज हो जाएगा। E और k में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो E चेंज होगा तो k चेंज हो जाएगा। एक बात प्लस बेटा ये जो रेजिस्टेंस है इसका, है ना, इस वाले का जो रेजिस्टेंस है लेंथ का, है ना, वो चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा, है ना। वायर का जो लेंथ है, वायर का जो लेंथ है वो चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी चीज चेंज करूंगा तो k चेंज हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि आपने जो हरकत की है, आपने जो हरकत की है उससे k पे क्या फर्क पड़ा, और अगर आपको ये पता चल गया कि k पे क्या फर्क पड़ा तो आपको l पर फर्क पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। आपका जो नल पोजीशन आ रहा था वो अब कहाँ आएगा, ये चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसे आपको समझना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि भैया हमने E को बढ़ा दिया, E को बढ़ा दिया, बताओ नल पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नल पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, चूंकि हमने E बढ़ा दिया तो हमारा K बढ़ जाएगा, और K बढ़ जाएगा तो बेटा L क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। K बढ़ा दिया क्योंकि उल्टा रिलेशन है, तो K बढ़ाया तो बेटा L छोटा हो जाएगा। L छोटा हो जाएगा मतलब आपको इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा मतलब नल पोजीशन किधर शिफ्ट हो गया बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। इस तरीके का आपका आंसर होगा। किधर शिफ्ट हुआ तो आप बोलोगे नल पोजीशन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो। अगर मैंने बोला कि ईएमएफ को मैंने कम कर दिया, है ना, यहाँ के जो सेल का ईएमएफ है वो कम किया तो K कम हुआ तो L बड़ा हो गया, L बड़ा हो गया तो L बड़ा हो गया, इस तरफ जाना पड़ेगा। तो आपका जो नल पोजीशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर आपको बोलता है बेटा कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, उसको हमने बढ़ा दिया, तो आपको पता है बेटा ये बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, K छोटा हुआ तो L क्या हो जाएगा, बड़ा, L बड़ा हो जाएगा तो किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। इस तरीके के आपको बहुत सवाल मिल जाएंगे बेटा कि फलाना काम किया, है ना, या मान लो मैंने यहाँ पर ये RH बढ़ा दिया, इसको इधर शिफ्ट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो K घट जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा तो किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये सब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि K को क्या फर्क पड़ रहा है, K को क्या फर्क पड़ेगा तो उसके हिसाब से L पे क्या फर्क पड़ेगा वो पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप बता सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि लेफ्ट फिर शिफ्ट होंगे या राइट शिफ्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, और बेटा क्या, और यहाँ पर एक वाइवा क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो ये जो यहाँ पर दो सेल है बेटा, ध्यान दें, ये वाला सेल क्या है, पोटेंशियोमीटर का पार्ट है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर सेल का पोटेंशियोमीटर का पार्ट है ये वाला सेल। ठीक है, और ये जो सेल है वो मेजर करने वाला, मेजरिंग के लिए है। ठीक है, और ये सेल
जो है पोटेंशियोमीटर का, या प्राइमरी सर्किट इसे बोल सकते हो। ये क्या है बेटा, प्राइमरी सर्किट, और ये क्या है, मेजरिंग सर्किट। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ है, अगर मान लो इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट या है ना 1.5 वोल्ट है, तो और ये जो सेल है इसका मुझे ये मान लो 2 वोल्ट का है। ठीक है, तो आप इसे मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो ध्यान देना बेटा, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। कभी भी मेजरिंग सर्किट का जो ईएमएफ है वो प्राइमरी सर्किट के या पोटेंशियोमीटर सर्किट के ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो मेजर करेगा ना। अब यही खुद ही छोटा है तो बेटा ये कैसे इसको मेजर करेगा, है ना। 1 kg का जो बॉक्स है उससे हम उससे बड़ा तो नहीं मेजर कर सकते ना। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एक सवाल उठता है कि, या नोट करके मैं लिख देता हूं बेटा, cell of EMF more than EMF of cell of potentiometer circuit cannot be measured। ठीक है बेटा, ध्यान से समझे, है ना, ध्यान से समझे मैं क्या बोल रहा हूं। पोटेंशियोमीटर के साथ जो सेल है ना मेजरिंग सर्किट का, उसका ईएमएफ से बड़ा ईएमएफ वाला सेल की चीजें आप मेजर नहीं कर सकते। इधर जो सेल लगाएंगे उसका ईएमएफ इधर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर उल्टा हो रहा है मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, ये एक वाइवा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्लस पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में क्या बेटर है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आता है। फिर इस तरीके के आते हैं, है ना, के का वेरिएशन होगा तो एल पर क्या चेंज होगा, उस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि बेटा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस चीज पर डिपेंड करता है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ध्यान से समझो बेटा कि सेंसिटिविटी होता क्या चीज है। तो सेंसिटिविटी बेटा सेंस करने की एबिलिटी। सेंसिटिविटी मींस व्हाट, सेंस करने की एबिलिटी। ठीक है, क्या चीज, जैसे कि ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो वो कितना छोटा से छोटा वोल्टेज को भी क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। वो उसके सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, तो अगर उसकी सेंसिटिविटी हाई है तो वो छोटे से छोटे वोल्टेज को भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो बच्चे सेंसिटिविटी मींस द एबिलिटी टू सेंस the smallest change is called sensitivity। ओके बेटा, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर depends upon potential gradient। कैसे बेटा, कैसे? तो सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने कैसे शो किया था बेटा, के से। तो बेटा के छोटा होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, हाई होगा। तो अगर आपको हाईली सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर चाहिए तो आप के को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाइए। ठीक है, के छोटा होगा, सेंसिटिविटी हाई होगी। अब के कैसे छोटा होगा, के को छोटा करने की क्या क्या उपाय हैं, तो उसके लिए आपने अभी देखा बेटा के बराबर क्या, E/RH + R × R/L था। तो देखो इसमें कैसे आप के को छोटा कर सकते हो। ई को छोटा करके, एल को बड़ा करके, आर को छोटा करके, आर एच को बड़ा करके, है ना। इन सब सारे तरीकों से क्या कर सकते हो बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को छोटा कर सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होगा, सेंसिटिविटी हाई हो जाएगा। क्लियर है?
तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर पार्ट और इसी के साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट फिनिश होता है। ओके बच्चे, चलिए अब आज चूंकि अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो बेटे एक टॉपिक और आखिरी बचा हुआ है, उसे भी हम आज ही फिनिश करेंगे। और वो क्या चीज़ है, वो कहलाता है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट। अब आर यानी रेजिस्टेंस और सी यानी कैपेसिटेंस। तो हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया और हम कैपेसिटेंस पिछले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब चूंकि हमारे पास दोनों नॉलेज है, रेजिस्टेंस का भी कैपेसिटेंस का भी, तो हम आरसी सर्किट को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको आरसी सर्किट पढ़ना है तो थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल करिए कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस पर क्या होता था बेटा, कैपेसिटेंस एक डिवाइस था जो क्या कर सकता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए वो क्या करता था, अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता था। हाँ, आ रहा है समझ में आपको। तो ओके, क्या बात करने वाले हम लोग, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट। तो बेटे अगर आपको अच्छे से याद हो कैपेसिटेंस की बातें, तो एक कैपेसिटर है, मान लो बेटा पहले क्या चीज़ है, क्या है, ये अनचार्ज्ड है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आपको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। आपने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है बेटा। इनिशियली इस पर चार्ज क्या है, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है ना। एट टी इक्वल्स टू जीरो, क्यू क्या है, जीरो है ना, क्यू जीरो है। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे बेटे, जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से चार्ज जो है फ्लो होना शुरू होता है और इस पर इकट्ठा होना शुरू होता है ना, चार्ज उस पर इकट्ठा होना शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में बहुत हाई करंट इसके ऊपर भागता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू करता है, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम करंट है ना, वो जो चार्ज है जो कि फ्लो होकर के जा रहा है बैटरी से इसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज करने के लिए उसको, तो बेटे ये बहुत हाई करंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई करंट होता है। वो इस कैपेसिटर को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, जला सकता है, उसका ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी कैपेसिटर को डायरेक्टली नहीं चार्ज किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं चार्ज किया जाता है। उसके साथ में एक सीरीज में रेजिस्टर लगा देते हैं, चार्जिंग करते वक्त एक रेजिस्टर लगा देते हैं आर, ठीक है। तो इसलिए ये आर और ये सी क्या बन गया बेटा, आरसी सर्किट बन गया, क्लियर है। और इसका ईएमएफ क्या है, मान लो ई है। तो आर सी सर्किट ये हुआ, अच्छे से समझा आपने। अब बेटे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्विच लगा लें सपोज, ठीक है, इस तरीके का हमने एक स्विच लगा दिया। आरसी सर्किट समझ में आ गया आपको। तो बेटे यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हो सकता है वो समझें। तो पहला केस ये हो सकता है, जैसे ही आपने इस स्विच को बंद किया, जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज किया, है ना, तो क्लोज करने से पहले उस पर चार्ज क्या था बेटा, तो इसे ये स्टार्टिंग कंडीशन है, t इक्वल टू 0 पर की बात हो रही है। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, t इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है बेटा, तो ये इनिशियल स्टेट हो गया। ध्यान से समझ रहे हो आप, ये इनिशियल स्टेट हो गया। तो इसे कहते हैं इनिशियल स्टेट। कब की बात हो रही है बेटा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, तो इनिशियल स्टेट, ओके। तो इनिशियल स्टेट में जब t इक्वल्स टू 0 होता है, उस समय कैपेसिटर पर चार्ज कितना होता है बेटा, 0 होता है। कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, 0 है। और इस समय इस पर मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ध्यान से समझ रहे हो, क्लियर। तो मैक्सिमम करंट हमने मान लो क्या ले लिया, I0। क्या बोला हमने, मैक्सिमम करंट I0 बोला।
अब ऐसा क्यों है, क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझें। तो जैसा कि हमने बोला बेटा, स्टार्टिंग में इस कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, जीरो। अब चूंकि कैपेसिटर पर चार्ज जीरो है, याद करो आपको पता होगा कि Q बराबर क्या होता था बेटा, C इंटू वी होता था कि नहीं। अब चूंकि चार्ज ही जीरो है बेटा, तो V भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, इसे मिलेगा, है ना। ये पूरा वोल्टेज किसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इस रेजिस्टर को, है ना। और कहीं भी ड्रॉप जीरो है बेटा, ड्रॉप जीरो है मतलब वहां पर V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है ना, आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो वहां का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो ड्रॉप जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ का जो रेजिस्टेंस है मींस कोई अपोजिशन ऑफर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर। करंट कब मैक्सिमम फ्लो करेगा, है ना, करंट कब मैक्सिमम फ्लो करेगा, जब वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटर पर चार्ज जीरो होता है और सर्किट में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और कितना होता है वो मैक्सिमम करंट, तो जैसा कि आपने देखा बेटा, ये पूरा वोल्टेज अभी किसको मिलता है, रेजिस्टेंस को। तो बेटा ये सर्किट में वोल्टेज E है, रेजिस्टेंस R है, तो क्या हो जाएगा, E/R करंट फ्लो करेगा, दैट इज मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और इस सिचुएशन में यानी इनिशियल स्टेट में आपका जो कैपेसिटर हो वो कैसे बिहेव करता है, एज क्लोज स्विच, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे बेटा, इन इनिशियल स्टेट कैपेसिटर एक्ट एज क्लोज स्विच। क्या मतलब हुआ इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि एट t इक्वल टू जीरो यानी इनिशियल स्टेट, तो आपका जो भी सर्किट है ना बेटा, वहां पर जहां जहां भी कैपेसिटर लगा हुआ है ना, उन सबको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, अब इसमें सिर्फ रेजिस्टर बचा, हाँ, और ये एक सेल बचा। तो इसके इक्विवेलेंट आपका सर्किट ये ऐसा बन गया। अब कैपेसिटर जहां था उसको आपने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेट में आपको कैपेसिटर के साथ क्या करना है। तो इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर को बनाना है आपको शॉर्ट, उसको ओपन करके डायरेक्टली कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये है आपका इनिशियल स्टेट। उस समय करंट आपका सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो होता है। कितना फ्लो होता है, E/R। उस समय चार्ज क्या होता है आपके सर्किट में, जीरो होता है। तो ध्यान रहे बेटा कि एट t इक्वल्स टू जीरो करंट चार्ज एट द कैपेसिटर इज आल्सो जीरो, ठीक। तो एक सिचुएशन आपको समझ में आ गया। तो बेटे ये अब क्या हुआ, जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू हुआ, यहाँ पर आके जमा होना शुरू हुआ। तो बेटा एक फाइनली यहाँ पर जमा होते जाएगा, एक्युमुलेट होते जाएगा और फिर चूंकि कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है उसको स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की, तो जब वो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी का चार्ज स्टोर कर लेगा, मतलब उस पर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, तो अब आगे फर्दर चार्ज वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। जब आगे फर्दर एक्सेप्ट चार्ज नहीं करेगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। चार्ज का फ्लो रुक जाएगा तो करंट भी रुक जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा चूंकि कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज एक्सेप्ट कर चुका है, जितना भी उसको लेना था वो फुल्ली चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारा काम क्या था, चार्ज करने का, तो वो तो चार्जिंग का काम हो गया भाई, फुल्ली चार्ज हो गया। तो ये फुल्ली चार्ज कब हुआ बेटा, इसे कहते हैं फाइनल स्टेट। हमको चार्ज ही तो करना था, फाइनली चार्ज हो गया, वो हो गया हमारा फाइनल स्टेट। तो इसे कहते हैं या तो फाइनल स्टेट या तो स्टेडी स्टेट। ये कब होता है, तो ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर होता है। कब होता है बेटा, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। तो केस 2 आपका, केस 2 क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट या स्टेडी स्टेट, फाइनल स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट, ठीक है। कब होता है बेटा, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, ओके, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। तो भैया इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, इसे कहते हैं क्वेश्चन में आपको कहेगा लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच ऑन,
लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच ऑन, लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच ऑन। तो आपको समझ जाना है क्या कह रहा है वो, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है आफ्टर स्विच ऑन, या फिर डायरेक्टली लिखा रहेगा फाइनल स्टेट या स्टेडी स्टेट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर की बात हो रही है। तो इस समय आपका चार्ज कैपेसिटर क्या हो चुका है बेटा, फुल्ली चार्ज हो चुका है, यानी उस पर चार्ज आपका मैक्सिमम हो चुका है। मैक्सिमम चार्ज को आप Q0 से शो कर सकते हो, ठीक है। और इस समय आपका करंट क्या हो जाता है बेटा, सर्किट में जीरो हो जाता है, ठीक है। करंट आपका जीरो हो चुका है, ठीक। अब बेटा चूंकि करंट जीरो हो गया, ध्यान से सुने, करंट अब सर्किट में नहीं बह रहा है, ठीक। फाइनल स्टेट में एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात हो रही है। अब क्यू क्या हो चुका है बेटा, मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट क्या हो चुका है, जीरो। तो जब बेटा करंट जीरो हो चुका है तो यहाँ पर जो ड्रॉप है I इंटू आर वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिलेगा बेटा, इसको मिलेगा। तो अभी पूरा वोल्टेज इस कैपेसिटर पर जा रहा है और यहाँ पर कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। रजिस्टर में कब ड्रॉप नहीं होगा बेटा, या करंट सर्किट में कब नहीं बहता है, जब वो ओपन सर्किट होता है, जब वो ओपन सर्किट होता है। तो इस सिचुएशन में जो आपका कैपेसिटर है वो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा बेटा Q बराबर क्या होता था, C इंटू वी होता था ना। तो यहाँ पर आपका ये चार्ज क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। कैपेसिटेंस वोल्टेज यहाँ पर कितना है, E। तो बेटा ये चार्ज किसकी वैल्यू होगी, C इंटू ई की। तो यानी ये जो Q0 है वो किसके बराबर है बेटा, C इंटू ई के बराबर है, ओके। तो इस सिचुएशन में आपका जो सर्किट है वो बिहेव करता है ओपन सर्किट, ठीक है। इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर behave as ओपन सर्किट या ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो बेटे अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में, सवाल में, कि आपका जो ये है सर्किट है वो फाइनल स्टेट में है, स्टेडी स्टेट में, तो जहां जहां आपको कैपेसिटर दिखे उसे क्या कर लेंगे, ओपन, ठीक है, उसे क्या कर लेंगे, ओपन। आपका सर्किट इस तरीके का हो जाएगा। अब देखो बेटा ओपन है, जब सर्किट ओपन हो गया तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो उस ब्रांच में करंट आप क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे। आ रही बात समझ में आपको। तो स्टेडी स्टेट बोले तो आपको ये सारी बातें समझ जाना है, ठीक है बेटा। अब इस बीच में क्या हुआ होगा, t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। t इक्वल्स टू जीरो को हमने इनिशियल स्टेट कहा, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी को हमने फाइनल स्टेट कहा। इस बीच में क्या हुआ होगा, इस बीच में तो t इक्वल्स टू जीरो पर चार्ज क्या था, जीरो था, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इस दौरान चार्ज क्या हुआ होगा, जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम आया होगा, है ना। तो जीरो से चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो फाइनली जितना मैक्सिमम लेना है उसे चार्ज वो ले रहा है। तो इसी को तो चार्जिंग कहते हैं। तो यानी इस बीच में क्या हुआ होगा, चार्जिंग हुआ होगा कैपेसिटर का। तो केस नंबर 3, ये कब की बात है बेटा, जीरो से इन्फिनिटी के बीच। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, केस 3, इस दौरान चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर इसे ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है, इस दौरान। तो बेटा जैसा आपने देखा कि एट t इक्वल टू जीरो क्यू क्या है, जीरो है, और धीरे धीरे वो चार्ज हो रहा है। तो बेटा हर समय उसका चार्ज क्या हो रहा है, बदल रहा है, उस पर जो चार्ज है वो हर समय बदल रहा है। तो एट एनी टाइम t मान लो उस पर चार्ज क्या हो गया, q हो गया। किसी भी समय उस पर चार्ज कितना है, q है। लेट्स से अभी इस पर चार्ज कितना है बेटा, q है, ओके, क्लियर। और इस पर करंट जा रहा है, सपोज I, करंट जा रहा है I, अभी किसी समय t की बात हो रही है, ठीक है। चार्ज इस पर कितना है, q है, ध्यान से समझे। अब लिखो बेटा इस सर्किट में, आप इस सर्किट में KVL लगाओ, अप्लाइंग KVL क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लिखना शुरू करो। तो आपको पता है बच्चे, आपको पता है यहाँ पर जो ड्रॉप होता है Q इक्वल्स टू CV
तो v इक्वल्स टू क्या होगा q बाई सी, यहाँ पर ड्रॉप होगा q बाई सी, है ना बेटा। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और निगेटिव वाले पे निगेटिव चार्ज आता है। जब आप इधर से इधर जा रहे हो बेटा तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, तो क्या होता था, क्या लेते थे, क्या कन्वेंशन था बेटा, प्लस से माइनस जाने पर माइनस होता था। तो यहाँ पर ड्रॉप क्या हो जाएगा बेटा माइनस क्यू बाई सी। और रजिस्टर में क्या सिस्टम था बेटा, करंट के डायरेक्शन में माइनस होता था, तो माइनस आई इंटू आर, और फिर ऐसे घूम करके यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहे हैं बेटा, प्लस होगा प्लस ई इक्वल्स टू क्या जीरो। ये हो गया, हमने लिख लिया बेटा। तो क्या बन रहा है अपना, इसको इधर बुलाइए या इधर ही रहने दीजिए, तो E माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे I बाई आर हो जाएगा, है ना। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई इंटू आर। ओके, ऐसा लिख लिया हमने बेटे। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था C इंटू ई क्या चीज़ है, मैक्सिमम चार्ज है ना। C इंटू ई ही क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है। तो सिंस C इंटू ई इक्वल्स टू क्यू नॉट, तो इसके बदले मैं क्या रख लूँगा, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है बेटा करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, तो क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी। ओके, तो डी क्यू, इस चीज़ को इधर बुलाओ बेटा, क्यू नॉट माइनस क्यू, ऐसा हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी बाई आर सी। ठीक है, डी टी बाई आर सी। अब इससे क्या कर लो आप, इंटीग्रेट कर लो। चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी हुआ बेटा, जीरो से क्यू तक, कौन से ड्यूरेशन में, जीरो से टी के बीच, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो ये क्या है, वन अपॉन एक्स के फॉर्मेट में, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एल एन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एल एन, और एक्स की जगह क्या है, क्यू नॉट माइनस क्यू है ना, क्यू नॉट माइनस क्यू है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल में क्या होता था बेटा, चेन रूल में क्या होता था, यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में रख लेते थे। तो क्यू नॉट माइनस क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट चूंकि कांस्टेंट चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और माइनस क्यू का क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे बेटे, जीरो से क्यू तक, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, वन बाय आर सी कॉन्स्टेंट है, और डी टी का क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। तो ऐसा आ गया। ठीक है, अब आ गया बेटे अपने पास एल एन, इस पर एक बार क्या रखेंगे, Q रखेंगे माइनस एल एन, क्यू की जगह जीरो रखेंगे तो ओनली क्यू नॉट बचेगा, और नीचे में बचा है माइनस वन टी बाई आर सी। तो इस माइनस वन को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा क्या, माइनस टी बाई आर सी। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर लगाओ आप लॉग का रूल, तो लॉग माइनस में डिवाइड हो जाता है बेटा, तो ये बन जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। अब आप एन डी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। ऐसा आ गया बच्चे। और सिंप्लीफाई करिए इसे, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो क्यू को इधर ले, इसको इधर ले, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट हो गया कॉमन, वन माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। ओके, दिस इज चार्ज एट कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, है ना। तो चार्ज चूंकि जीरो से लेके क्यू मैक्स तक वैरी कर रहा था, तो किसी भी टाइम टी पर अगर आपको पता करना है कि हमारा चार्ज क्या हो चुका है कैपेसिटर पर, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ गए इतनी बात, आपको आ गई, आपको इतनी बात समझ में, वेरी नाइस। अब देखो बेटा, ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, यहाँ तक तो समझा हमने। अगर मैं टाइम को एट
एनी टाइम t इक्वल टू आर सी, है ना, एट टाइम t इक्वल्स टू आर सी। अगर t बराबर आर सी रख दूं तो क्या होगा, q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर सी बाय आर सी, ऐसा हो जाएगा। तो ये आर सी कट जाएगा बेटा, q नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, तो q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका q। अब बच्चे 1 अपॉन ई की जो वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718 होता है, तो 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.368 होता है, ठीक है, 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है 0.368। तो अगर हमने इस चीज को यहाँ रखा तो q नॉट 1 माइनस 0.368 क्या बचेगा बेटा, q नॉट 0.732 बचेगा, q इक्वल्स टू, है ना बेटे। तो अगर आप इसे परसेंटेज में देखो तो q बराबर क्या हो जाएगा, 73.2% ऑफ q नॉट, ठीक है, 73.2% ऑफ q नॉट। तो क्या समझा कि ये वो टाइम है ना, ये वो टाइम है जिस पर कि आपका कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज का 73.2%, 73.2% चार्ज हो जाता है आपके मैक्सिमम चार्ज का। ध्यान से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, इसे हमने अलग नाम दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया, इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट बेटा, टाइम कांस्टेंट, इसे टाउ से शो करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा इसका डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट का, द टाइम आफ्टर विच capacitor is charged up to 73.2% of maximum charge is called time constant, ठीक है। इसे हम टाउ से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टाउ, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या आया बेटा हमारा, टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी, ठीक है बेटे। तो आर और सी, अगर आपको कभी आर इंटू सी का डायमेंशन निकालने बोलता है तो आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, आपको पहले से पता है कि आर सी किसके बराबर होता है, टाउ के बराबर होता है। टाउ क्या है, टाइम है, टाउ क्या है, टाइम है ना, ये टाइम है, टी बराबर आर सी, है ना। तो इसके पास डायमेंशन किसका होगा, टाइम का होगा, यूनिट किसका होगा, टाइम का होगा। तो आप आर और सी का डायमेंशन रख के भी देखोगे तो टी आएगा, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन भी लिखना है आपको यहाँ तक का, ठीक है। और ये टाइम कांस्टेंट कहते किसे हैं वो भी समझ में आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो आर इंटू सी है उसे किससे शो कर सकते हैं, टाउ से शो कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अब अगर हम इस वेरिएशन को, चार्ज का टाइम के साथ जो वेरिएशन हो रहा है उसे अगर हम ग्राफ पे शो करना चाहें, चार्ज और टाइम के साथ, तो क्या होगा, कैसा वेरिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल है, ये तो हमें दिख रहा है बेटा, है ना, एक्सपोनेंशियल है, ये चीज तो हमें दिख रहा है। तो एट टी इक्वल्स टू 0 सोचो, एट टी इक्वल्स टू 0 सोचोगे बेटा तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 0, ई टू दी पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 0, तो ये पूरा चार्ज क्या हो गया 0। तो ऑब्वियसली है ना, एट टी इक्वल्स टू 0 क्या था, चार्ज 0 था ना, तो शुरुआत कहाँ से होगी बेटा, ओरिजिन से होगी, है ना। शुरुआत जो है इस ग्राफ का वो ओरिजिन से होगा, तो यहां पर से शुरुआत होगी, गुड, ओके। अब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखना पड़ेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बेटा 0, तो ये वाला होल पार्ट क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या ओनली Q नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज हो गया। तो बेटे ये 0 से स्टार्ट होकर के और मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा,
ये क्या चीज़ है, क्यू नॉट। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए कांस्टेंट हो जाता है, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग। तो आपने देखा था बेटा एक स्पेशल टाइम था जिसे टाउ कहा था आपने, उस समय क्या होता था 73.2% ऑफ क्यू नॉट होता था, या 0.732 क्यू नॉट, है ना। तो आपका ग्राफ इस तरीके से होगा। क्लियर है बच्चे। अब आपने क्या देखा बेटा, एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज 0 था, करंट मैक्सिमम था, है ना, करंट उस समय मैक्सिमम था, और बाद में फाइनल स्टेट में चार्ज मैक्सिमम हो गया था, करंट 0 हो गया था। तो मतलब करंट भी चेंज हो रहा है बेटा, मैक्सिमम से घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हमें पहले से समझ में आ रहा है कि करंट जो है वो डिक्रीजिंग है, मतलब करंट जो है वो घट रहा है, चार्ज बढ़ रहा है चार्जिंग के दौरान, और करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, करंट जो है वो घट रहा है। तो बेटा करंट का वेरिएशन कैसा होगा, तो चूंकि आप सभी को पता है, या मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, करंट इन आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है बेटा। तो सबको पता है I बराबर क्या होता है, dq बाई dt होता है। तो बेटे इस q को डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना, तो q नॉट 1 का 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि कांस्टेंट है, और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ही होगा, और माइनस टी बाई टाउ का माइनस 1 बाई टाउ, है ना, चेन रूल लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन टाउ हो गया। अब टाउ आपको पता है बेटा क्या होता है, आरसी होता है, तो क्यू नॉट अपॉन आरसी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। क्यू नॉट बाई सी क्या चीज़ है बेटा, तो आपने देखा था क्यू नॉट बराबर क्या था, सी इंटू ई था, है ना, सी इंटू ई था, तो क्यू नॉट बाई सी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्यू नॉट बाई सी के बदले ई रख सकते हो, ई बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो देखो बेटा आपका जो इनिशियल स्टेट था उसमें ई बाई आर क्या था, आपका मैक्सिमम करंट था, है ना, तो ये हो गया आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो करंट का जो वेरिएशन है वो क्या है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये हो गया करंट इन आरसी सर्किट, ठीक है, चार्ज इस तरीके से और करंट इस तरीके से। अब इस ग्राफ इस रिलेशन को अगर देखो, है ना, तो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल है, और उस पर माइनस टाइम है, तो मतलब टाइम के साथ ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, एक्सपोनेंशियली, ठीक है बेटे। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस ग्राफ को बना सकते हैं, क्या हो गया, I और T के साथ, है ना। पहले स्टार्टिंग में क्या था, मैक्सिमम करंट था I नॉट, और वो घटते घटते फिर फाइनली क्या हो जाता है, 0, है ना। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ओके, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये करंट का वेरिएशन हो गया बच्चे। नाउ अब देखें आप, वोल्टेज की अगर बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। अभी किसकी बात चल रही, चार्जिंग की बात चल रही है, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो बेटे चूंकि हमने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी होता है, Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटे, Q अपॉन C, है ना, V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। और अभी देखो आपने Q क्या देखा, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन C। तो ये आ गया बेटा V इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन C 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। और Q नॉट बाई C आपने क्या देखा था बेटा, V मैक्स था, यानी V नॉट से शो कर सकते हैं,
तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, v नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। तो वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो बिल्कुल सेम है चार्ज के वेरिएशन से। क्यों? क्योंकि चार्ज और वोल्टेज में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे बेटा वोल्टेज के वेरिएशन का, तो वो भी वैसा ही बनेगा जैसा चार्ज का वेरिएशन का बना था। तो क्यू वी और टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो भी इस तरीके का बनेगा, है ना, मैक्सिमम हो जाएगा। पहले जीरो था, बाद में मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पूरी बातें हमने की बेटा चार्जिंग के दौरान की, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई थिंक मुझे दूसरा लेक्चर बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पोर्शन बच गया, जब ये डिस्चार्जिंग हो रहा होगा उस समय की बात करेंगे उसमें, ठीक है। डिस्चार्जिंग का ऑफ कैपेसिटर, अभी हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात की, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। बाय बाय।